नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कृष्ण कुमार शर्मा आपके अपने रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 9 से 12th के लिए फाउंडेशन बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो हमारी क्लास 12th है उसके मैथमेटिक्स विषय के बारे में। और आज जो चैप्टर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं वो रहेगा दोस्तों हमारा अध्याय 3 आव्यूह है यानी मैट्रिक्स के बारे में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस नए सेशन के एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए सेशन की, और जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 आव्यूह है यानी मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो हमारा सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है और अब कौन सा पैटर्न लागू कर दिया गया है, एनसीईआरटी पैटर्न। तो देखिए एनसीईआरटी पैटर्न का जो नया सिलेबस है चैप्टर नंबर 3 आपका क्या कहता है, मैट्रिक्स। किसके बारे में पढ़ना है आपको दोस्तों, मैट्रिक्स के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, आव्यूह है। जब भी हम कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो उस नई चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन को जानना क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स यानी आव्यूह के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो मैट्रिक्स शब्द आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसे हम लोग आव्यूह कहते हैं, इस मैट्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रयोग है, ये प्रयोग किसने किया था दोस्तों, ये किया था जे सिल्वेस्टर नामक वैज्ञानिक ने। याद रखना, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आव्यूह है हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो याद रखना जे सिल्वेस्टर नामक जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या किया था, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। दूसरी बात आती है हमारे पास कि मैट्रिक्स विषय की खोज। अगर हम बात करें मैट्रिक्स विषय की खोज को लेकर तो ध्यान रखना मैट्रिक्स विषय की जो खोज है, ये खोज किसने की थी दोस्तों, तो ये खोज की थी आर्थर कैली नामक एक गणितज्ञ ने। आर्थर कैली नाम के गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, समीकरणों को हल करते समय किसकी खोज की थी, याद रखना इस मैट्रिक्स विषय की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी। क्लियर। दूसरी बात आती है हमारे पास कि आव्यूह सिद्धांत का। देखिए इसके बाद हमारे पास आता है आव्यूह सिद्धांत का विकास। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो मैट्रिक्स शब्द है, मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जे सिल्वेस्टर नामक वैज्ञानिक ने। दूसरी बात आती है कि ये जो मैट्रिक्स विषय है इसकी खोज किसने की थी, आर्थर कैली ने की थी। और किस प्रकार की थी, इन्होंने खोज समीकरणों को हल करते समय। दूसरी बात आती है कि आव्यूह विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था दोस्तों, ये आर्थर कैली ने दिया था 1858 में। याद रखना ये बात भी आप लोग, ठीक है। 1858 में आर्थर कैली नाम के गणितज्ञ ने क्या किया था, आव्यूह सिद्धांत का विकास किया था।
नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, मैट्रिक्स की, तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का उपयोग, देखो ध्यान से सुनना आप इस बात को, मैट्रिक्स का जो उपयोग है दोस्तों वो हम किस किस के लिए करते हैं। एक तो जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या नाम से, जैसे हो गए हमारी बीज गणित, रेखा गणित, अर्थशास्त्र, एक आ गई हमारे पास सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं। क्लियर। तो ये तो हमने जाना अव्यूह से संबंधित इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो अव्यूह है यानी मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है। देखिए, अगर इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन, तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि ये जो अव्यूह है, ये दोस्तों अव्यूह है संख्याओं या संख्याओं अथवा हम लोग कह सकते हैं फलनों का एक आयताकार, फलनों का एक आयताकार क्या होता है, क्रम विन्यास होता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों मैट्रिक्स की परिभाषा को लेकर, तो याद रखना ये जो अव्यूह है ये संख्याओं या हम लोग कह सकते हैं फलनों का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसके बाद देखिए दूसरी बात आती है हमारे पास, ये जो दोस्तों संख्याएं या फलन होते हैं, ये जो हमारी संख्याएं अथवा फलन है, इनको क्या कहा जाता है, याद रखना, इन्हें कहा जाता है अव्यूह के अवयव। तो सबसे पहले हमने बात की कि अव्यूह जो है वो संख्याओं अथवा फलनों का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। और फिर हमने पढ़ा कि ये जो संख्याएं अथवा फलन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अव्यूह के अवयव कहा जाता है। याद रखना ये जो अव्यूह के अवयव होते हैं, इन अव्यूह के अवयव को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आप लोग याद रखना, ये जो आपका मैट्रिक्स है, अव्यूह है, इस मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके संदर्भ में ये ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आप लोग याद रखना कि जो मैट्रिक्स अव्यूह हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और दूसरी बात आती है कि ये जो अव्यूह के अवयव होते हैं, इन अव्यूह के अवयवों को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक बड़े कोष्ठक के बीच में क्या करते हैं, इनको दर्शाते हैं। और याद रखना इन अवयवों के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मैंने कहा कि माना कोई मैट्रिक्स यानी अव्यूह ए है। हमेशा याद रखना अव्यूह को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर के द्वारा यानी बड़े अक्षरों के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है। तो मैंने कहा माना कोई अव्यूह क्या है, ए है। अब ये आपका अव्यूह ए है, तो इस अव्यूह ए के जो अवयव होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार एक बड़े ब्रैकेट के बीच में क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो मैं उनको लिख सकता हूँ 2 4 6 3 5 7 इस प्रकार। ठीक है। अच्छा, मेन दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। वो दो बातें आपके लिए ये है कि ये जो देखिए मैंने इस प्रकार से क्षैतिज रेखा में ये जो मैंने संख्याएं लिखी है, इन क्षैतिज रेखाओं में जो संख्याएं लिखी जाती है इनको क्या कहा जाता है दोस्तों,
इसे पंक्ति कहा जाता है। पंक्ति का मतलब हो गई रो। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखना कि इस प्रकार क्षैतिज रेखा में जो संख्याएं लिखी जाती है, ठीक है, क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा में जो संख्याएं लिखी जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, यानी रो कहते हैं। और दूसरी बात आती है, इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा में जो संख्याएं लिखी जाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा में जो संख्याएं लिखी जाती है, याद रखना उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे स्तंभ कहा जाता है। और स्तंभ का मतलब क्या होता है, कॉलम। क्लियर है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां आपको दो बातें इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको अभी बताई कि ये जो मैट्रिक्स है, आव्यूह है, इस मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं। और इस आव्यूह के जो अवयव होते हैं, उन अवयवों को हमेशा क्या किया जाता है, एक बड़े कोष्ठक के बीच में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उनके बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का कोमा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि क्षैतिज रेखा में जो संख्याएं लिखी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है, यानी रो कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर रेखा में जो संख्याएं लिखी जाती है उन्हें स्तंभ कहा जाता है, यानी उन्हें कॉलम कहा जाता है। देखिए इसके बाद यदि हम लोग बात करें, एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना कि ये जो मैट्रिक्स आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह, आव्यूह का जो मान होगा वो कभी भी संख्यात्मक नहीं होगा। ध्यान रखना, आव्यूह का जो मान होगा वो कभी भी संख्यात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आव्यूह है यह संख्याओं या फलनों का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्लियर। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे हमारे पास आता है मैट्रिक्स का, यह आगे क्रम। हम लोग बात करेंगे किसकी, मैट्रिक्स के क्रम की। देखिए अगर मैट्रिक्स के क्रम की हम लोग बात करें तो मैट्रिक्स का जो क्रम है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यदि हमारे पास कोई अवयव हो जिसमें मैंने कहा कि मान लो यदि पंक्तियों की संख्या क्या हो m और स्तंभों की संख्या क्या हो n। समझना एक एक बात को आप लोग ध्यान से। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि यदि किसी अव्यूह में, यानी यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या क्या हो n। यदि किसी अव्यूह है, यानी यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या हो m और स्तंभों की संख्या क्या हो n, तो उसे क्या कहा जाता है, याद रखना उसे m इंटू n कोटि का क्या कहा जाता है, अव्यूह कहा जाता है। या हम लोग इसे सीधा यह भी कह सकते हैं m इंटू n अव्यूह है। समझ गए। देखो यदि किसी अव्यूह में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या क्या हो n, तो उस अव्यूह को m इंटू n कोटि का अव्यूह या m इंटू n अव्यूह कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल लिया कि a अव्यूह है, एक क्या है आपका कोई अव्यूह है, ठीक है।
जिसके लिए आपको दिया गया है 3 × 2। क्लियर। तो ये 3 तो किसका मान हो गया, m का, और 2 किसका मान हो गया, n का। यानी 3 तो क्या है आपकी पंक्तियों की संख्या और 2 क्या है आपके पास स्तंभों की संख्या। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बताइए इस अव्यूह के अंदर टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल अवयवों की संख्या होगी वो आ जाएगी 3 दूनी 6 अवयव। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा हमारे पास कोई b अवयव है, ठीक है। अब b जो अवयव है तो इसको मैंने लिखा 4 × 5 अवयव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा b अवयव है इसके अंदर 4 तो क्या हमारे पास पंक्तियों की संख्या है और 5 क्या हमारे पास इसमें स्तंभों की संख्या। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स, यानी किसी m × n अवयव का आयताकार क्रम विन्यास। देखिए किसी m × n अवयव का एक आयताकार जो क्रम विन्यास है वो किस प्रकार का होता है। जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि माना कोई अवयव है a है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, ये आपका अवयव है a है, तो इसके जो अवयव होंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार एक बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। क्लियर। और यहाँ बार आपका क्या आ जाएगा, m × n, यानी ये हो जाएगा आपका पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब यहाँ हम लोग इस प्रकार लिखते हैं a11 a12 a13, इस प्रकार आगे आ जाएगा आपका a14 आगे तक। इसी प्रकार a21 a22 a23, इसी प्रकार नीचे आ जाएगा a31 a32 a33, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं आगे तक। तो याद रखना किसी m × n अवयव का जो आयताकार क्रम विन्यास होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है a11। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप कहो कि सर a23 का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा a23, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो अवयव लिखा जाएगा वह अवयव दूसरी पंक्ति में होगा और तीसरे क्या होगा, स्तंभ के अंदर होगा। इस प्रकार से हमें क्या करनी होगी, इनकी पहचान करनी होगी। a23 का मतलब हो गया कि यहाँ जो हमारा अवयव है होगा वो अवयव है दूसरी पंक्ति में होगा और तीसरे क्या होगा, स्तंभ में होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए a31 a32 ये आ जाएगा a33, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो हमारे पास अवयव होगा वह अवयव इसी तीसरी पंक्ति में होगा और इसी तीसरे क्या होगा, स्तंभ में होगा। तो ध्यान देने योग्य बात हमारे लिए यह है कि इसे हम लोग शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं aij m × n। यहाँ ये जो आपको ij दिखाई दे रहा है, ये ij किसे प्रदर्शित करता है, i का मतलब है कि आपका जो अवयव है वो कौन सी पंक्ति में है और j का मतलब है कि आपका जो अवयव है वो कौन से स्तंभ में है। क्लियर। इसी प्रकार देखिए, तो ध्यान रखना इस प्रकार ये जो आपके आएंगे a11 a12 a13 a14, इसी प्रकार amn, ये क्या है हमारे पास, ये है अवयव के अवयव। क्लियर। ये क्या आ गया हमारे पास दोस्तों, अवयव के अवयव। देखिए जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लिया हमने कि कोई अवयव है b जिसके अवयव इस प्रकार से हैं 1 4 5 और 7।
तो अगर मैं बात करूं किसकी, 7 की, अगर मैं यहाँ 7 की बात करूं तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ये जो 7 है, ये 7, ये हो गई पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति। 7 कौन सी पंक्ति में आ रहा है, दूसरी पंक्ति में आ रहा है। अब मैं पूछूं बताओ कौन सी स्तंभ में आ रहा है, तो ये हो गया पहला और ये क्या आ गया, दूसरा स्तंभ। तो 7 क्या आ जाएगा हमारा, A22। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 7 है ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे क्या है, स्तंभ में स्थित है। इस प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चनों में क्या करनी होगी, इसकी पहचान करनी होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स के प्रकार, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अव्यूह जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए अव्यूह विभिन्न प्रकार का होता है, जो आगे हमें प्रश्नों के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, पंक्ति मैट्रिक्स की। ध्यान रखना, यदि अव्यूह को आपको बिल्कुल गहराई से समझना है, जीरो लेवल से अगर आपको इसको जानना है, नया चैप्टर है, तो आपको इसे बिल्कुल डिटेल से पढ़ना होगा। यानी एक एक चीज़ का आपको क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। देखिए सबसे पहला आता है पंक्ति मैट्रिक्स। सिंपल सी बात याद रखिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, केवल एक ही पंक्ति हो। जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक पंक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी क्या, केवल क्या होगी इसमें, एक पंक्ति। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहा जाता है, पंक्ति मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे ए हो गया, तो ए के जो अवयव होंगे वो केवल एक ही पंक्ति में होंगे। अब वो 2 भी हो सकते हैं, या जैसे मान लो वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इस प्रकार तो समझिएगा आप लोग ध्यान से, पंक्ति मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर केवल क्या होती है, एक पंक्ति होती है। देखो ए है, ए में केवल एक पंक्ति है, क्लियर, एक पंक्ति है। और स्तंभ आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, स्तंभ इसके अंदर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, केवल एक पंक्ति है। अब देखो कैसे, एक पंक्ति है तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 × 2। ठीक है, यानी एक पंक्ति है और 2 क्या है, आपके स्तंभ। यहां देखिए एक पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ। यहाँ एक पंक्ति है और 4 क्या है, स्तंभ। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन ध्यान रखना पंक्ति क्या होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास आता है स्तंभ मैट्रिक्स। देखिए स्तंभ मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होता है, केवल एक स्तंभ होता है, केवल एक क्या होगा, स्तंभ होगा। अब केवल एक स्तंभ का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा 2, 5, 7, ये अवयव है किसके, अवयव है एक के। मैट्रिक्स एक के अवयव है 2, 5, 7, जो केवल एक स्तंभ में लिखे हुए हैं। पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, जैसे 1, 2, 3, तो 3 पंक्तियां हो गई और स्तंभ जो है वो क्या होगा, केवल आपका एक। तो इसे आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, यह आ जाएगा हमारा 3 × 1। क्लियर, या आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जैसे मैंने कहा बी है, तो इसमें आपको दे दिया 2 और 5। तो यहाँ भी देखिए पंक्तियाँ आपको 2 दी गई है, लेकिन स्तंभ क्या दिया गया आपको 1। तो वह मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक स्तंभ होता है उसे क्या कहा जाता है? स्तंभ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो 2 चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले आया पंक्ति मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक क्या होगी? पंक्ति होगी। और दूसरा हमने पढ़ा स्तंभ मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक क्या होगा? स्तंभ होगा। आगे देखिए, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स। समझना आप लोग एक एक चीज को ध्यान से। तीसरे नंबर पे आ गया हमारा वर्ग मैट्रिक्स। देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? वर्ग मैट्रिक्स के बारे में, तो सिंपल सा याद रखना, पंक्तियों की जो संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। यानी अगर पंक्ति 5 है तो याद रखना स्तंभ भी कितने होंगे? 5। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैंने कहा ए कोई अवयव है जिसके अवयव आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे 3 5 7 2 9 4 1 5 0, इस प्रकार। तो यहां आपको एक चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां हमारे पास पंक्तियां कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3। कितनी पंक्तियां हो गई? 3 पंक्तियां। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्तंभ कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3, यानी स्तंभ भी कितने हैं? 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी यहां m इंटू n का जो मान है वो क्या आ जाए? बराबर, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखना। इसी प्रकार जैसे आपके पास कोई अवयव है b है, तो इसके जो अवयव होंगे वो इस प्रकार होंगे, जैसे x y e w। तो यहाँ आपने कहा कि इसमें देखिए पंक्ति है 1 2, स्तंभ भी कितने? 1 2। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? 2 इंटू 2। क्लियर? यानी ये भी क्या हमारा? एक वर्ग मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या और अवयवों की संख्या दोनों बराबर हो जाए वो क्या कहलाता है? वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए, अगला प्रकार है शून्य मैट्रिक्स। ध्यान रखना, शून्य मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर? शून्य मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। याद रखना, इसे रिक्त अवयव भी कहा जाता है। रिक्त का मतलब खाली। और ये जो हमारा शून्य मैट्रिक्स है, इस शून्य मैट्रिक्स को जीरो से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। शून्य मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे? जीरो से। शून्य मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, यानी इसे रिक्त अवयव भी कहा जाता है। ऐसा अवयव है जिसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, यानी जीरो होने चाहिए। वो क्या कहलाता है? शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान के चलो, मैंने कहा कि m कोई हमारा अवयव है, तो इसके जो अवयव होंगे वो सभी क्या होंगे? 0 0। क्लियर?
यानी पंक्तियां कितनी आ गई इसके अंदर 2 और स्तंभ कितने आ गए इसमें 3। ये क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब सीधा सही हो गया। जैसे एक और आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए P हमारा क्या है, कोई अवयव है। अब इसके जो अवयव होंगे वो सभी क्या होंगे इस प्रकार 0 0। तो सिंपल सी बात हम लोगों को यही ध्यान रखनी है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, वो क्या कहलाता है, रिक्त अवयव है, यानी 0 मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारे पास विकर्ण मैट्रिक्स। देखिए विकर्ण मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, एक बात यहां आप लोग याद रखना, छोटी सी बात जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो विकर्ण मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष जितने भी अवयव होंगे वो सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। वही क्या कहलाता है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। एक बार पुनः आप लोग ध्यान से सुनिए। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, याद रखना विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है, एक वर्ग मैट्रिक्स होता है। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण, देखिए जो मुख्य विकर्ण होता है इस मुख्य विकर्ण को हम लोग और क्या कहते हैं, इसे याद रखना अग्रग विकर्ण भी कहा जाता है। ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि एक कोई अवयव है जिसके अवयव देखो किस प्रकार से होंगे, 3 0 0 5। तो इस प्रकार ये जो बनने वाला हमारा विकर्ण होता है ये क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। यानी ये क्या होता है, आपका अग्रग विकर्ण होता है। तो सिंपल सी बात आप लोग याद रखना कि एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष जो सभी अवयव है वो शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, वही क्या कहलाता है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। देखो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए मैंने कहा कि B कोई अवयव है जिसके अवयव, अब अगर ये हमारा विकर्ण मैट्रिक्स होगा तो इसके अवयव हमारे पास किस प्रकार से होंगे, जैसे मैंने कहा 2 0 0 0 4 0 0 0 5। तो आपने क्या देखा कि ये जो मुख्य विकर्ण हमारे को दिखाई दे रहा है, इस मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे इन अवयवों को छोड़कर शेष जितने भी जो अवयव होंगे वो सभी क्या होंगे, शून्य। वही क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है, आगे देखो। और इसमें जो हमारे पास m और n का मान होगा वो क्या होगा, समान, क्योंकि एक वर्ग मैट्रिक्स भी होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स की। इकाई की अगर हम बात करें तो इकाई का मतलब क्या होता है, एक। सिंपल सी बात समझना, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो। क्लियर, और शेष अवयव क्या होंगे, 0, वो क्या कहलाएगा, हमारा इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, इकाई होंगे, वही क्या कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स। जैसे मान के चलिए C आपका कोई अवयव है तो इसके जो अवयव होंगे वो इस प्रकार से होंगे 1 0 0 1, यानी मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे
वो क्या होंगे, इकाई। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं जैसे जेड है, तो मैंने कहा 1 0 0 0, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा 0 1 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो हमारा मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के जो सभी अवयव है वो सभी अवयव क्या है, इकाई है, और शेष जो है वो सब क्या है, शून्य। तो यही क्या कहलाता है, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। इकाई मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है 7 नंबर पे अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो देखना आप लोग इसमें एक सिंपल सी बात याद रखना, जब भी अदिश मैट्रिक्स आपके सामने आए तो आपको एक ही चीज़ देखनी होगी कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो सभी आपको क्या दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, अगर उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अगर आपको समान दिख जाए तो वही क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। मान के चलो मैंने कहा कि एक कोई अवयव है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 0 0 3। अब एक चीज यहां आपको दिखाई दे रही है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो सभी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मैं आपसे कह सकता हूं जैसे y है, अब मैंने कहा 0, जैसे मैंने कहा मान लो x 0 0, फिर मैंने आपसे कहा 0 x 0 0 0 x। तो यहाँ एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि जो हमारा मुख्य विकर्ण है, अग्रग विकर्ण, इसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के यानी वर्ग अवयव है के अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो वो क्या कहलाता है, सदिश मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। लास्ट एंड फाइनल 8 नंबर पे आता है हमारे पास ट्रायंगल, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कौन से आकार का, त्रिभुजा आकार का मैट्रिक्स। देखिए ये जो त्रिभुज के आकार का मैट्रिक्स है ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ जो लास्ट एंड फाइनल आपको ये ट्रायंगल आकार का जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, हम लोग कह सकते हैं किसके आकार का, एक त्रिभुज के आकार का मैट्रिक्स। तो ये जो एक त्रिभुज के आकार का मैट्रिक्स होता है यह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है हमारे पास ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और एक आता है हमारे पास निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अगर ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करें तो ध्यान रखना एक ऐसा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर, या हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जो सभी अवयव है वो क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैंने कहा x बराबर 3 2 5, फिर आ जाएगा हमारे पास 7 4 1 2 3 4। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, मुख्य विकर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब इस मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जितने भी अवयव है वो सभी हमारे क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए।
तब ये क्या कहलाएगा, हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मैंने कहा y बराबर 2403, तो मुख्य विकर्ण जो है वो आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसके नीचे जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य। तो वो क्या कहलाता, हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। अगर बात करें निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की, तो ठीक इसके विपरीत आपको उल्टा करना है। आपको उल्टा क्या करना है कि ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी जो अवयव है वो क्या होंगे, शून्य होंगे। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा कि b बराबर 5, 2, 4, 1, 3, 7, 8, 9, 6। ठीक है। अब देखो ये हमारा एक 3 इंटू 3 का क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर, यानी वर्गाकार हमारा एक मैट्रिक्स है। अब एक चीज आप देखो, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक इसका मुख्य विकर्ण। तो इसके ऊपर वाले जितने भी अवयव होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ये जो हमारा 4, 2 और जो 7 होगा ये क्या हो जाएंगे, शून्य। अब देखना आप लोग ध्यान से, इस प्रकार से। तो ये क्या आ गया हमारा एक मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अगर ऊपर की तरफ सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य। ठीक है, तो वो क्या कराएगा, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और अगर इस मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास बात आती है कि अव्यूह में समानता। अगर अव्यूह में हम लोग समानता देखें तो ये कब होगी, जैसे मान के चलिए दो अवयव है, एक अवयव हो गया A और एक अवयव है कौन सा हो गया, B। अगर A अवयव के जैसे अवयव है 2, 5, 3, 0, तो इस B के जो अवयव होंगे वो भी क्या होंगे, 2, 5, 3, 0। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो ऐसे अवयव हो जिनमें एक अवयव के अवयवों की संख्या दूसरे अवयव के संगत अवयवों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अवयव में क्या होती है, समानता होती है। जैसे मैंने कहा कि AIJ बराबर क्या होगा, BIJ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस A के जो अवयव होंगे वो B के संगत अवयवों के क्या होंगे, बराबर। तो आपका जो ये है अवयव में क्या दिखाई देगी, आपको समानता दिखाई देगी। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने बात की मैट्रिक्स को लेकर। हमने पढ़ा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का परिचय, बेसिक बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। अगली जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, उसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स से संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।